नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी ग्रुप। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। मार्च की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप सैलरीड हैं तो अब तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स भी अपने ऑफिस में जमा करवा दिए होंगे। हो सकता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जैसा आपने प्लान किया हो वैसा शायद आप नहीं कर पाए, यानी जो डिक्लेरेशन आपने पिछले साल अप्रैल में जमा किया उसके मुकाबले आपका निवेश बेहद कम हुआ। ऐसे केस में जब मार्च की सैलरी आपके हाथ में आएगी तो उसमें भारी टैक्स कटौती हो सकती है। अगले वित्त वर्ष में कैसे आप इन गलतियों से बच सकते हैं, आज का शो इसी पर फोकस करेगा। हमारे साथ हैं जेएस फाइनेंशियल एडवाइजर्स के फाउंडर जितेंद्र पीएस सोलंकी। जितेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है मार्च, और इसके अलावा मार्च क्या सिंबलाइज करता है आपकी नजर से अगर समझा जाए, क्या मतलब होता है मार्च का? देखिए, मार्च एक जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मार्च फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है। तो आप इस साल आपने जो भी अपने फाइनेंसिस से रिलेटेड डिसीजन लिए हैं वो उसके लिए टाइम 31 मार्च तक का होता है। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। आपके लिए जो भी डिसीजन होंगे वो नए डिसीजन होंगे। खासकर टैक्सेशन से जो रिलेटेड मैटर्स हैं वो उसके लिए आपके पास 31 मार्च तक का ही टाइम है। उसके बाद अगर आप कुछ करने का सोचेंगे तो वो टाइम निकल जाएगा। तो बहुत से ऐसे डिसीजन होते हैं जो आपको 31 मार्च तक कर लेने चाहिए, खासकर जहाँ पे आपने पेंडिंग छोड़ दिया है। मसलन हम टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं तो जैसा आपने कहा कि एम्प्लॉयर्स को जब हम इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देते हैं तो वो डिक्लेरेशन 2-3 महीने पहले चला जाता है। हम लोग डिक्लेरेशन दे देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट को पूरा करेंगे, लेकिन मिस आउट कर जाते हैं। कई बार क्या होता है कि डिक्लेरेशन भी हम मिस आउट कर जाते हैं, तो उस केस में हम सोचते हैं कि अब इसका हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप वही इन्वेस्टमेंट 31 मार्च तक कर देते हैं तो जब आप 1 जुलाई में जाके अपना ITR रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको वो टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो आपको टैक्स प्लानिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए कि टैक्स प्लानिंग को आप रिव्यू करना चाहिए। क्या आपकी कहीं पे कोई सेविंग है जहाँ पे आप करके टैक्स बचा सकते हैं? अगर ऐसा कुछ आपकी फाइनेंसिस में निकल के आता है तो मार्च में वो टैक्स सेविंग के लिए कर लेना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आप सडनली इतना जल्दी डिसीजन लेके ना इन्वेस्ट करें। जैसे PPF है या और बहुत से लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको आप लास्ट मोमेंट पे अवॉइड करना चाहिए। बट अगर टैक्स से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है जहाँ पे आपको टैक्स सेविंग की ज़रूरत पड़ रही है तो वो कर लेना चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो एक टैक्सेशन से रिलेटेड है वो ये कि जो पिछले साल का जैसे 2015-2016 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई तक होती है। मगर अगर आप उसको मिस कर जाते हैं तो 31 मार्च 2017 तक भी आपके पास टाइम होता है कि उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जैसे बजट 2017 में ये प्रोविज़न हुआ है कि अगर आप जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। लेकिन जो 2015-2016 का जो रिटर्न है वो अभी भी बिना पेनल्टी के 31 मार्च तक हम फाइल कर सकते हैं। तो जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है उनके पास टाइम है कि मार्च में वो रिटर्न फाइल करके उस पेंडिंग टास्क को वो पूरा करें। तो ये टैक्स प्लानिंग से इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एडवांस टैक्स पेमेंट। तो जिनका एडवांस टैक्स पेमेंट ड्यू है उनके पास 15 मार्च तक का टाइम है कि वो 15 मार्च तक एडवांस टैक्स पेमेंट कर दें और उस पेनल्टी से बचे जो इनकम टैक्स उन पर लगाएगा। तो ये कुछ टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड डिसीजन है जो मार्च के अंदर आपको लेने चाहिए। यानी ये जो महीना है काफी क्रूशियल रहेगा टैक्स प्लानिंग के नजर से भी। लेकिन एक बार क्विकली समझते हैं कि ऐसी 6 चीजें जो आपको मिस नहीं करनी है, मार्च के अंदर आपको कंप्लीट करनी है। सबसे पहला तो टैक्स प्लानिंग, जो आपने अभी तक आपने कुछ भी अगर छूट गया है या फिर अपने डिस्क्लोजर में जो कुछ भी दिया था साल की शुरुआत में वो पूरा नहीं कर पाए, जैसे एक्सपर्ट ने भी कहा, आप अभी भी इन्वेस्ट करके उसे ITR में शो कर सकते हैं, वो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। साथ ही मैक्सिमाइज करना अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को, यानी जो आपने गोल सेट किए थे शायद साल के दौरान आपने कोई पॉलिसी खरीदी हो या कोई फंड की शुरुआत की, SIP शुरू की, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कुछ किसी भी कारण से आप उसको पूरा नहीं कर पाए, तो अभी भी मौका है आपके पास मार्च के अंदर कि आप उसकी भरपाई अब इस आखिरी महीने में कर सकते हैं। साथ ही डेट मैनेजमेंट, ये एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यानी कि अगर कोई कर्ज आपने लिया है या फिर ओवरऑल आप डेट स्ट्रक्चर जो है आपका, यानी कि आपने डेट में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको लेकर भी रिवीजन कर सकते हैं। तो मार्च एक अच्छा समय है इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का ही। साथ ही गोल सेटिंग, इनफैक्ट जितेंद्र जैसे आप कह भी रहे थे कि आप साल की शुरुआत में वैसे प्लानिंग की शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर जो लास्ट मोमेंट में लास्ट मिनट में प्लानिंग करते हैं, खासतौर पर जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने काफी क्रूशियल रहते हैं। तो ऐसे में
गोल सेटिंग की कितनी इंपॉर्टेंस ये भी आपसे समझेंगे। साथ ही साथ अपने इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करना, यानी कि मार्च में एटलीस्ट ये बैठ के आप सोचिए कि आपने कहाँ क्या निवेश किया था और आप अप्रैल से आपको अपनी प्लानिंग किस तरह से सुधारनी, इंप्रूव करनी है। आपने मेंशन किया कुछ ऐसी टाइमलाइंस जो कि मार्च के अंदर आपको कंप्लीट करनी है, जैसे 31 मार्च। इसे भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपका नए साल में पोर्टफोलियो कैसा लगेगा। यानी कि इन सभी मुद्दों को, ये जो 6 बातें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है, इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले तो आपने कहा कि टैक्स प्लानिंग, जिसमें 31 मार्च आखिरी तारीख है आईटीआर को फाइल करने की, पिछले आईटीआर को। हालांकि आमतौर पे ये रूल है कि 2 आईटीआर आप एक साथ फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रीपोन हुई है डेट, और इस पर भी समझना चाहेंगे आपसे कि पेनल्टी का आपने जिक्र किया, कितनी पेनल्टी लग सकती है अगर इस बार मिस कर गए 31 मार्च की डेडलाइन? देखिए, बजट 2017 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये प्रोविज़न किया है कि असेसमेंट ईयर 2018-19 से अगर आप इंडिविजुअल को जो टैक्स फाइलिंग की रिटर्न है वो लास्ट डेट 31 जुलाई होती है। 31 जुलाई के बाद भी रिटर्न फाइलिंग अभी तक पॉसिबल थी। अगर आपका कोई टैक्स पेमेंट बचता था तो उस टैक्स पेमेंट पे आपको पेनल इंटरेस्ट देना पड़ता था, लेकिन बिना पेनल्टी तक के आप 31 मार्च तक फाइल कर सकते थे। लेकिन असेसमेंट ईयर 2018-19 से अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन मिस कर जाते हैं और दिसंबर तक अगर आप फाइल करते हैं तो दिसंबर तक वो पेनल्टी 5,000 होगी, और उसके बाद अगर आप वो रिटर्न फाइल करते हैं तो ये पेनल्टी बढ़ के 10,000 हो जाएगी। तो यानी कि अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन मिस कर जाते हैं तो आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी के साथ आपको अपना टैक्स फाइलिंग आप कर पाएंगे। तो लेकिन अभी क्योंकि ये प्रोविजन 2018-19 से होगा, तो जो 2015-16 निकल गया है उसके लिए अभी भी 31 मार्च तक का टाइम है। राइट। तो 31 मार्च इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को भी आपको याद रखना है। और बहुत सारी चीज़ें जो आप लास्ट दिन के लिए आप ना रुकें, यानी कि आप वेट ना करेंगे 31 मार्च आएगी तब आप अपने सारे लास्ट मोमेंट के काम करेंगे। इसलिए हम एक वेकअप कॉल है, 1 मार्च आ चुकी है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से टास्क हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात गोल सेटिंग से रिलेटेड है, और साथ ही जो कॉन्ट्रीब्यूशंस आपने नहीं किया, इसमें पीपीएफ, एनएससी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें आप निवेश करते हैं। इनफैक्ट जितेंद्र, शायद इस तरह का कोई प्रोविजन है कि आप जो एक मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन होता है पीपीएफ के अंदर, वो अगर आप नहीं करेंगे एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, मिस कर जाएंगे, तो शायद किस तरह का चार्ज या कोई पेनल्टी लगती है, उसके बारे में बताएं। देखिए, एक तो सबसे पहले हम बचत खाते की बात करते हैं। बचत खाते में भी ये प्रोविजन होता है कि पूरे साल में आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, डीएक्टिवेशन की स्टेटस पे चला जाता है। ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे पीपीएफ या एनपीएस है, इनमें पूरे साल के अंदर एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। पीपीएफ के अंदर आपको 500 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वहीं एनपीएस के अंदर मिनिमम 6,000 रुपये का पूरे साल के अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो वो अकाउंट अगेन डीएक्टिवेशन स्टेटस पे चला जाता है। तो वो लोग जिनका बचत खाता या पीपीएफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, पीपीएफ खाता खुला हुआ है, या एनपीएस में अगर इस तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो मार्च का महीना होता है जहाँ पे वो कंट्रीब्यूशन करके वो अपने अकाउंट को एक्टिव रख सकते हैं। तो मेरी राय में जब आप पूरा इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर रहे हैं तो ऐसे खातों को या अपने सेविंग्स को आप देख लें और देखें कि क्या आप कंट्रीब्यूशन मिस आउट कर गए हैं, क्योंकि कई बार पीपीएफ जैसे कंट्रीब्यूशन है या एनपीएस है, हम लोग मिस आउट कर जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को देख के आपके पास, जैसे मैंने कहा, 31 मार्च तक का टाइम है कि आप ये इन्वेस्टमेंट करके या बचत खाते में थोड़ा अमाउंट डिपॉजिट करके आप इस अकाउंट को एक्टिवेशन में ला सकते हैं। यानी कि जो काम आपने मिस आउट किए थ्रू आउट द ईयर, मार्च अभी भी समय है। हालांकि अब बिल्कुल लास्ट महीना आ चुका है फाइनेंशियल ईयर का और नए फाइनेंशियल ईयर में आपको प्लानिंग करनी है, लेकिन नेक्स्ट ईयर यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपका पोर्टफोलियो कैसा लगना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उसके लिए अभी आप उसकी समीक्षा करें। यानी गोल रिव्यू करने का सबसे अच्छा समय मार्च का महीना हो सकता है। मिस्टेक्स पर भी बात करेंगे, गलतियों का आप आकलन करें। आमतौर के मिस्टेक्स, जैसे कि आपने कुछ टैक्स से जुड़ी हुई मिस्टेक्स की बात की जितेंद्र, बट बिसाइड्स दैट और क्या मिस्टेक्स, फाइनेंशियल मिस्टेक्स लोग कमिट करते हैं, और क्या मार्च में उसको रिव्यू किया जा सकता है कि ताकि हम वही मिस्टेक्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ना रिपीट करें? ये 1 अप्रैल से जब हम बात करते हैं कि 1 अप्रैल से आप अपनी वित्तीय प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे कि पूरे साल की प्लानिंग आप पहले ही फाइनेंशियल ईयर में कर लें, तो उसका मतलब ये होता है कि आप अपने पूरे जितने भी फाइनेंसेस हैं उसकी एक अच्छे से समीक्षा कर लें। मार्च के महीने में क्योंकि
एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है, जनरली आमतौर पर हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट को हम अवॉइड करते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ही शुरू करेंगे, ये आमतौर पर देखने को मिलता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो मार्च का महीना बेहतर होता है कि आप अपने पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एनालिसिस कर लें। जहाँ तक गलतियों की बात है तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो किसी गलती की वजह से निकाल लिया, या आपने कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट निकाल लिए जो आपको जारी रखने चाहिए थे, या आपको कहीं से कोई गलत एडवाइस मिली, इस तरह की समीक्षा एक पूरे साल की अगर हो जाए तो 1 अप्रैल से ही आपके लिए अच्छा हो जाता है कि आपको पता रहता है कि आपको क्या डिसीजन लेना है और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आपको कैसे मैनेज करना है, किसकी एडवाइस पे आपको निर्भर रहना है और कहाँ पे आपको ये गलतियाँ उस साल में नहीं दोहरानी है। तो अगर मार्च में समीक्षा कर लेते हैं तो 1 अप्रैल से आप अपना नया निवेश शुरू कर सकते हैं। राइट। यानी कि एक रिव्यू करने के साथ साथ आप गोल सेटिंग भी कर रहे हैं कि आपने जो चीज़ें मिस आउट की इस बार मार्च तक आपने नहीं किया, तो एटलीस्ट जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा अप्रैल में, तब आप उसकी प्लानिंग कर सकें। एक और इम्पॉर्टेंट बात जितेंद्र कि ओवर द इंटायर ईयर आपने अगर इन बिटवीन कोई पॉलिसी खरीदी या फिर कोई नया इन्वेस्टमेंट शुरू किया, तो क्योंकि अभी काफ़ी सारे ऑफिस में जमा, सभी इनफैक्ट जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें जमा करने होते हैं सारे पेपर्स, तो क्या अगर साल भर में हमने अलग अलग जगहों पर या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया हुआ है, तो इट्स ऑल्सो अ गुड टाइम कि आप एक सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को एक प्रॉपर एक मैनेज करें, यानी कि एक फाइल बना सकते हैं या फिर एक तरीके से कहा जाए कि उसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर आपको किस तरह की दिक्कत ना आए। तो डॉक्यूमेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? डॉक्यूमेंटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कुछ और भी होता है डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आप अब मार्च ख़त्म होगा, अप्रैल मई जून जुलाई में आप आईटीआर के लिए जाएंगे। कई बार क्या होता है कि आप जब सडनली आईटीआर फाइल करने के लिए जाते हैं, आप देखते हैं कि बहुत से डॉक्यूमेंटेशन आप अरेंज ही नहीं कर पाए या आपसे मिस आउट हो गए। होम लोन की बात करें, लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, आपके पास कभी पेपर्स आए ही नहीं। तो मार्च के महीने में जब आपके पास टाइम होता है, आप फाइनेंस से डिसीजन लेना आपने बंद कर दिया है, तो बेहतर होगा आपने डॉक्यूमेंट सारे रिव्यू कर लें और देखें कि कहाँ पे आप मिस आउट कर गए हैं। अगर कहीं पे मिस आउट कर गए हैं तो आप फिर एक प्रोसेस स्टार्ट करें जिससे कि आप अप्रैल के अंदर एटलीस्ट आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से प्रॉपर, आपके पास सभी इन्वेस्टमेंट या लोन से रिलेटेड आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो जाए, जिससे जब आप आईटीआर फाइलिंग की तरफ जाते हैं तो आपको लास्ट मोमेंट पे पेपर्स के लिए अरेंज करने के लिए ना भागना पड़े। तो डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मार्च में जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल डिसीजन बंद हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि आप सोचते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ही शुरू करेंगे, तो इस वक्त डॉक्यूमेंटेशन को अपने एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए। राइट। हाँ, तो यानी कि जो समय है मार्च का, कुछ तो टास्क हमने आपको बताया जो मार्च खत्म होने से पहले आपको फिनिश करने हैं। और जहाँ तक सवाल है आपके नए पोर्टफोलियो का, तो नए साल में टैक्स प्लानिंग को भी आपको इंपॉर्टेंस देनी है, साथ ही आपके जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आपको संभाल के रखना है, ताकि अगर आप कोई लोन लेने की सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर दैट इज अप्रैल में, तो आपको किस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। डिक्लेरेशन की आपने बात की थी कि आप साल के शुरू में डिक्लेयर करते हैं अपनी कंपनी के सामने, अपने एम्प्लॉयर के सामने आप मेंशन करते हैं कि आप यहाँ निवेश करने जा रहे हैं, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आपने वो निवेश नहीं किया या फिर आप चूक गए अपने गोल से और फिर अंत में आपको पछतावा हुआ, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप मार्च में वही गलतियां ना दोहराएं और इसलिए प्रॉपर्ली रिव्यू करें और आगे बढ़ें। साथ ही साथ जितेंद्र, जहाँ तक जो गोल सेटिंग की बात है, तो सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं बच्चों की पढ़ाई और साथ ही रिटायरमेंट। इसके लिए हमेशा ही एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप एडवांस में प्लानिंग शुरू कर दें। तो ये भी एक अच्छा समय हो सकता है कि अप्रैल में आपने जो गोल सेट करने हैं, या फिर अप्रैल में, क्योंकि अगर हम स्कूल वाइज भी देखें या कॉलेज का भी नया सेशन शुरू होता है, ऐसे में एडवांस प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एडवाइस देना चाहेंगे ऐसे निवेशकों को जो बच्चों के लिए कुछ पैसा सेव कर रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मार्च का महीना, अप्रैल एक स्कूलों में नया सेशन स्टार्ट होता है। नया सेशन बोलेंगे तो बच्चा पिछली क्लास से नेक्स्ट क्लास में जाता है। इस टाइम पे पेरेंट्स के लिए एक फाइनेंशियली एक डिसीजन लेना होता है, क्योंकि जो इंक्रीज फीस है वो फीस भरनी होती है मार्च के, अप्रैल में स्टार्टिंग में ही वो पूरे साल की एडमिशन फीस जाती है। इसके साथ ही एक्सपेंसेस आ जाते हैं बच्चों के लिए, ड्रेसेस या दूसरी तरह के एक्सपेंसेस आते हैं। तो इस तरह के जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि ये जनवरी फरवरी मार्च का महीना है, बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट भी इसी महीने में करते हैं, तो अगर मार्च के अंदर ही ये एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे तो आपके पास एक फाइनेंशियली ओवरलोड आ जाता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि इस डिसीजन को आप मार्च के स्टार्टिंग में ही देख लें और देखें कि आपके बचत खाते में उतना पैसा होना चाहिए जिससे इन एक्सपेंसेस को किया जा सके आसानी से। राइट। तो कुछ ऐसे खर्चे जो इमीडिएट टर्म्स में आने वाले हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड कितने हैं, आपकी कितनी तैयारी है, वो बहुत अहम है। साथ ही डेट मैनेजमेंट का हमने जिक्र किया था। डेट मैनेजमेंट को कैसे समझाएंगे? जो कर्ज आपने लिया हुआ है
उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं जितेंद्र, या फिर जो डेट फंड्स में या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा होता है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नॉट जस्ट दीज इंस्ट्रूमेंट्स बट आपके बैंक खाते में कितने पैसे हैं, इसकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इमीडिएट टर्म्स में जो खर्चे आने वाले हैं उसके लिए तैयारी ज़रूरी होगी। तो डेट मैनेजमेंट पर आप कुछ बताइए। ये डेट मैनेजमेंट का जो यहाँ पे रिलेशन है वो आपके लोन्स पार्ट से है, क्योंकि हाउसिंग लोन है, हाउसिंग लोन पे आपको इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट उठाना है। कई बार क्या होता है, हाउसिंग लोन हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ना लेके हम लोग रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली से ले लेते हैं। अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे आउट उनको नहीं किया है, आप मिस आउट कर गए हैं, तो आपको कोई लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये ज़रूरी है कि मार्च के महीने में आप अपने लोन्स को रिव्यू करें और देखें कि क्या आपने कहीं इंटरेस्ट पेमेंट मिस आउट किया है, और अगर वो मिस आउट कर दिया है तो बेहतर होगा कि मार्च के अंदर वो इंटरेस्ट पेमेंट आप करें, जिससे कि आप पूरे लोन के अंदर डिडक्शन ले सकें। जी। दूसरा, जब हम डेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो आप रिसेंट जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे आप देखें डीमोनेटाइजेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट पे कम हुए, वहाँ पे बहुत लोगों ने लोन को शिफ्ट किया है। अभी जो लोन शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है, इसमें कई बार 1-2 महीने अगर निकल जाते हैं तो उन महीने के इंटरेस्ट आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। तो ऐसा कोई प्रोसेस है और आपने अगर इनिशिएट कर दिया है या आप चाहते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में ही मुझे करना है, तो उन सब डिसीजन को बेहतर है कि आप मार्च के अंदर प्रोसीडिंग्स करके वो आप डिसीजन ले लें। तो डेट मैनेजमेंट को आपको भी बारीकी से देखना होगा, जिससे कि जो डिडक्शन आप लेने की कोशिश कर रहे हैं वो डिडक्शन अंत है आपको जो है वो जब आप जुलाई में ITR फाइल करें तो आप ले सकें, क्योंकि आपने इंटरेस्ट पेमेंट पूरा किया है। राइट, यानी लोन से जुड़ी हुई आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके लिए ये पेपर वर्क भी काफ़ी ज़रूरी है। और एक अहम स्टेप ये भी हो सकता है कि आप अपना हर साल थोड़ा कर्ज कम करने की भी सोचें। गोल सेटिंग के बारे में भी जितेंद्र आपने बात की कि आप नए साल में जो लक्ष्य होते हैं वो अभी आप रिव्यू कर सकते हैं पहले, और देखें कि आपके लाइफस्टाइल में क्या कोई बदलाव हुए हैं, क्या फैमिली में कोई नया मेंबर जुड़ा है, ऐसे में आपके खर्चे शायद बढ़ गए होंगे। इमीडिएट टर्म्स के लिए जो आपके खर्चे हैं उसके लिए भी तैयारी बेहद ज़रूरी है। तो मार्च एक अच्छा समय हो सकता है रिव्यू करने का और आकलन करने का। साथ ही जहाँ तक निवेश का सवाल है, तो आपने जो निवेश किए साल के दौरान, पोर्टफोलियो पर आपका कितना असर पड़ा, इसको कैसे एनालाइज करेंगे? यानी जब तक हम एनालिसिस की बात करते हैं, किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस 2 तरीके से होता है। एक तो ये कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्या वो सही है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में क्या उसने उतना रिटर्न दिया है, और नेक्स्ट ईयर क्या इसको बदलने की ज़रूरत है। तो एक तो वो एनालिसिस होता है। दूसरा एनालिसिस टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है आपने पूरे साल के अंदर कहीं से एग्जिट किया होगा या एंटर किया होगा। अगर आपने कोई रियल एस्टेट बेचा है या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत से म्यूचुअल फंड आपने एग्जिट किए हैं, तो वहाँ पे टैक्स इम्प्लीकेशन आ जाते हैं, और वो टैक्स इम्प्लीकेशन पूरे फाइनेंशियल ईयर के होते हैं। तो मार्च में ज़रूरी होता है कि आप उनको रिव्यू करें और ये देखें कि उसका आपके फाइनेंसिस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी आ रही है। अगर टैक्स लायबिलिटी आती है तो क्या उसको बचाने का आपको विद इन फाइनेंशियल ईयर उसका प्रोविज़न करना है या आपके पास टाइम है। अगर विद इन फाइनेंशियल ईयर प्रोविज़न करना है तो आपको जो है मार्च के अंदर ही करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट को आपको सब फैक्टर्स पे मॉनिटर करके मार्च के महीने में मेरी राय में एक बार एनालिसिस कर लेना चाहिए, जिससे कि जब आप अप्रैल में अपने फाइनेंसेस रिव्यू कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो टैक्स कंसिडरेशन है या किसी और तरह का जो फैक्टर है जिससे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है वो आपके इन्वेस्टमेंट पे ना हो। राइट, तो कुछ ज़रूरी काम जो आपको 31 मार्च से पहले करने हैं वो तो जितेंद्र ने बताए। साथ ही इस नए फाइनेंशियल ईयर की तैयारी आपकी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए 6 इंपॉर्टेंट टिप्स जितेंद्र की तरफ से थी। सबसे पहला तो टैक्स प्लानिंग। अगर इस साल कुछ मिस आउट हो गया, आपने कोई इन्वेस्टमेंट सोचा था कर नहीं पाए, अभी भी आप कर सकते हैं मार्च के अंदर, लेकिन उसका क्लेम आपको ITR में शो करना होगा, फिर आप डिडक्शन ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप थी कि आप अगर गोल जो आपने सेट किए थे कि इतना रकम आप कहीं निवेश करेंगे, आपने अपने डिक्लेरेशन फॉर्म में उसे मेंशन किया लेकिन निवेश नहीं कर पाए, तो आप SIP अगर कर रहे हैं और वहां पर भी कुछ आपकी कुछ किस्त मिस हो गई है, आपने नहीं भरी है, तो भी आप मार्च में उसकी भरपाई कर सकते हैं। डेट मैनेजमेंट, जैसे कि लोन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा। गोल सेटिंग और एनालिसिस, ये एक इंपॉर्टेंट समय है आप ये सब करने का। और साथ ही साथ 31 मार्च आखिरी डेट है ITR फाइल करने की। लगातार मनी गुरु के जरिए हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार पेनल्टी भारी पड़ सकती है, तो पिछला ITR भी अगर आपका पेंडिंग है वो भी आपको इसी 31 मार्च 2017 तक फिल करना होगा।